तैयारी कर रही है। 1500 रुपए से ज्यादा के कपड़ों पर अब जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% किया जाएगा, जो कि अन्याय है। हाल ही में आपको पता होगा लग्जरी ब्रांड्स कपड़ों वगैरह पर जीएसटी बढ़ाने को लेकर जो खबरें आई थी, तो उसी पर राहुल गांधी ने ये सरकार पर तंज कसा है। चलिए अगली खबर देखिए। पूजा स्थल कानून पर नई बेंच बनी। सुप्रीम कोर्ट में 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष बोला कि ये कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून यानी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पेशल बेंच बनाई गई है और अब ये सुनवाई 12 दिसंबर को होगी, है ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, अयोध्या में राम मंदिर पर जो बाबरी मस्जिद थी, उस बाबरी विध्वंस मुद्दे पर महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में फूट देखी गई। समाजवादी पार्टी एमवीए से अलग हुई। शिवसेना यूबीटी से कहा कि आप में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। केंद्र सरकार ने मैसेज इंटरसेप्शन के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं और मैसेज की निगरानी सीमा को लेकर भी नया आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार की तरफ से नए दूरसंचार अधिनियम 2024 को अधिसूचित किया गया और ये नियम मौजूदा कॉल इंटरसेप्शन प्रोटोकॉल के आधार पर बनाए गए हैं और इन नए नियमों के तहत अब अधिकतम 6 महीने तक ही निगरानी कर सकेंगी कंपनियां मैसेज कॉलिंग इंटरसेप्शन वगैरह को लेकर। और भी ये नए नियम क्या क्या होंगे देख सकते हैं आप। नियमों के तहत मैसेज इंटरसेप्ट करने वाली एजेंसियों को व्यक्ति की पहचान, अधिकृत अधिकारी और डेटा नष्ट करने की समय सीमा जैसी जानकारी केंद्र सरकार को भी देनी होगी। चलिए अगली खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे और यहाँ उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। आने वाले साल 2025 के बजट को लेकर भी विचार विमर्श हुआ और इसी बीच वित्त मंत्री ने किसान संगठन व एमएसएमई के प्रतिनिधियों के साथ प्री बजट बैठकें भी शुरू कर दी हैं। किसानों से और एमएसएमई व्यापारियों से कई सुझाव भी लिए सरकार ने कि मतलब आने वाले नए साल 2025 के बजट को क्या रखना, कैसे रखना वगैरह वगैरह, है ना। तो किसानों ने भी प्री बजट बैठक में सस्ता लोन, कम टैक्स और पीएम किसान राशि को दुगना करने की भी मांग की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से। तो उम्मीद है कि सरकार अब आने वाले 2025 में किसानों की इन मांगों को भी मान सकती है। वैसे अभी तो किसान भाई लोग काफी समय से विरोध कर रहे हैं। इसी बीच किसान संगठनों ने आज दिल्ली कूच का नया प्लान भी बनाया है। 8 दिसंबर को 101 किसानों का जत्था देश की राजधानी दिल्ली पर आएगा। शंभू बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों की तरफ से अब ये दिल्ली कूच का एक और ऐलान किया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा। धोखाधड़ी से ग्राहकों की सुरक्षा के लिए बैंक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एमएल का प्रयोग करेंगे। डीएफएसएस की तरफ से ये निर्देश भी जारी किए गए। देश में डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी से बढ़ते खतरों से निपटने के लिए केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक की तरफ से ये महत्वपूर्ण प्लान बनाया गया है। चलिए खबर है दोस्तों, 3 दिवसीय रूस की यात्रा पर जा रहे हैं हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज 8 दिसंबर से 3 दिन का उनका रूसी दौरा होगा और इस दौरान वो अंतर सरकारी आयोग की बैठक में भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस के ये अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक में भाग लेने के लिए आज रूस का दौरा करेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए। बांग्लादेश में फिर इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ। कट्टरपंथियों ने पेट्रोल डालकर मंदिर में आग भी लगाई। मूर्तियों समेत सारा सामान जलकर राख हो गया। देखिए मतलब बांग्लादेश में हिंदुओं पर आए दिन जो हमले की घटनाएं देखने को मिल रही है वो अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। मतलब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला अभी भी जारी है और इसी बीच एक इस्लामिक नेता रफीकुल इस्लाम मदनी ने वहां इस्कॉन पर भी बैन लगाने की मांग की है। देखिए जरा आप। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को 944 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भेजी। हाल ही में जो आपको पता होगा चक्रवात तूफान फेंगल आया था, उसमें काफी नुकसान भी हुआ था। इस नुकसान की भरपाई के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपए भी मांगे थे। तो 2000 तो नहीं बल्कि अभी 944 करोड़ रुपए की सहायता राशि को मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने, है ना। चलिए खबर देखिए। गुजरात अहमदाबाद में बीएपीएस कार्यकर सुवर्ण महोत्सव की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने वीडियो संदेश भेजा। बोले कि 28 देशों में भगवान स्वामी नारायण के 1800 मंदिर देश की आध्यात्मिक विरासत है। वहीं देखिए बड़ी खबर। महाराष्ट्र में अजीत पवार की 1000 करोड़ की जब्त की हुई संपत्ति को रिलीज किया जाएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की 6ठी बार शपथ लेने के 2 दिन बाद ही ये अजीत पवार की जब्त बेनामी संपत्ति रिलीज करने का आदेश भी आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के आयकर विभाग ट्रिब्यूनल ने पवार की 1000 करोड़ से ये ज्यादा की संपत्ति को फ्री कर दिया है और यहाँ तक कि आईटी ट्रिब्यूनल का कहना है कि बेनामी लेन देन नहीं हुआ इन संपत्ति के जरिए। 2021 में आयकर विभाग ने इस संपत्ति को सीज किया था। लेकिन देखिए राजनीति में आते ही पावर का जलवा। चलिए अगली खबर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि इंडिया गठबंधन ब्लॉक मैंने बनाया, मौका मिला तो मैं इसे लीड भी करूंगी। सपा और शिवसेना यूबीटी ने इस बंगाल सीएम के बयान का समर्थन भी किया। भाजपा बोले कि विपक्ष को राहुल गांधी पर ही भरोसा नहीं है। और इधर महाराष्ट्र की राजनीति पर भी एक और अपडेट आ रहा दोस्तों। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के विधायकों का शपथ से वॉकआउट देखा गया। आदित्य ठाकरे बोले कि हमें ईवीएम पर शक है। अजीत भी बोले कि चुनाव आयोग जाएं। चलिए खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हरियाणा में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ भी किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हरियाणा दौरे पर हरियाणा के पंचकुला पहुंचे और यहाँ वो बोले कि आने वाले 100 दिन काफी महत्वपूर्ण है। पीएम टीबी मुक्त देश अभियान की शुरुआत हुई है। हरियाणा के सीएम सैनी ने भी कहा कि 18,000 पंचायतें टीबी मुक्त होगी। दरअसल भारत सरकार ने प्लान बनाया है साल 2025 तक भारत में टीबी को बिल्कुल खत्म करने के लिए ये खास कदम उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों जनवरी से अक्टूबर 2024 के बीच हमारे देश में लगभग 21 लाख से भी ज्यादा टीबी के नए मामले दर्ज हुए हैं। तो
तो इन सभी मामलों को 2025 में कम्प्लीटली खत्म करने का सरकार ने टारगेट बनाया है, प्लान रखा है। और कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल आंकड़ों को देखें तो टीबी मुक्त भारत का संकल्प पूरा होता भी दिख रहा है और उम्मीद है कि 2025 में भारत को वाकई में टीबी से मुक्ति मिले। चलिए